हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन 25 अप्रैल के कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। यह वीडियो हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए अपने 25 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? पंचायती राज दिवस 2024 मनाया गया है 24 अप्रैल को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाना शुरू किया गया था? तो पहली बार मनाना शुरू किया गया था 2010 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की अगर बात करें कि पंचायती राज का उल्लेख जो है भाग कितने में है, तो पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग है 9, अनुसूची है 11, अनुच्छेद है 40, जो कि DPSP में दिया गया है। DPSP में दिया गया है, ये आपको याद रखना है, DPSP। अगर बात करें पंचायती राज के लिए कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखें तो ये हमारा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बता दिया 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में पहली बार पंचायती राज दिवस लागू हुआ था। इसलिए जो है हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो यह आया था 1957 में। पंचायती राज दिवस के लिए आया था, लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था के लिए? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। इस केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह किस केस में कहा गया है? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया है। 25वां है, 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है 2024 में। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ग्रह वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम रखी गई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो USA ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो USA की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो संसद है उसे संसद कहा जाता है, उसी प्रकार से जो USA में संसद होता है उसे कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ भी एक होता है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ भी होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ का अलग नाम होता है। जैसे वहाँ पे जो है लोअर हाउस को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे लोअर हाउस यानी लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस, जिसे सीनेट भी कहते हैं। तो प्रतिनिधि सभा को लोकसभा कहते हैं, सीनेट को राज्यसभा कहते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ अगर पूछे किसके पास है तो लोकसभा के पास होती है, जबकि अमेरिका में पूछे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है तो राज्यसभा यानी सीनेट के पास होती है। अमेरिका में जो है हर प्रांत में 2 सीट फिक्स है। चाहे हमारे यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य में होगी वहाँ पे लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है, ठीक है। कितनी है? 80 है। उसी प्रकार से अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे जनसंख्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है, चाहे सीट बड़ा हो या जनसंख्या छोटी हो, या वहाँ का लोकसभा या सीनेट जो राज्यसभा है वहाँ का क्षेत्र बड़ा हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। वहाँ पे हर एक छोटे या बड़े प्रांत के लिए कितनी सीटें फिक्स हैं? तो 2 सीटें फिक्स हैं। टोटल कितने प्रांत हैं? तो 50 प्रांत हैं। तो 50 गुणे 2 कर देंगे तो टोटल वहाँ पे कितनी सीनेट की सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। अभी जो है सीनेट के द्वारा ही टिकटॉक को बैन करने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है।
तो अभी हाल ही में कहाँ पर टिकटॉक को बैन करने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए में। यूएसए के किस सदन के द्वारा? तो सीनेट यानी अपर हाउस के द्वारा। यह है टिकटॉक को वहाँ पे बैन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। और क्या बताया गया है रीज़न कि यहाँ पे जो है जो टिकटॉक है यह हमारे मतलब जो निवासी हैं यहाँ पे जो टिकटॉक बनाते हैं उनसे जो है हमारे देश की डाटा लीक करके चाइना को दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चाइना का ऐप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो अभी हाल ही में रवांडा शरण कानून किस देश में पारित किया गया है? रवांडा शरण कानून किस देश में पारित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में पारित किया गया है। सॉरी, उत्तराखंड नहीं, ये ब्रिटेन में पारित किया गया है। यूके मतलब ब्रिटेन में पारित किया गया है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो ऋषि सुनक है। रवांडा शरण कानून का मतलब है जो भी अफ्रीका से लोग किसी भी तरह से ब्रिटेन में भागकर या फिर किसी तरह से शरण लेकर ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन्हें पूरे अफ्रीका के एक देश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो किस देश में भेजा जाएगा? तो रवांडा में भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रवांडा शरण कानून किस देश में पारित किया गया है? तो यूके यानी ब्रिटेन में पारित किया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन है? तो माइक जॉन्स हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि सभा मतलब मैंने बता दिया लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के जो अमेरिका के प्रतिनिधि स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक जॉन्स है। नेक्स्ट है अमेरिकी संसद में उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो उच्च सदन है यानी अपर हाउस है उसे क्या कहते हैं? सीनेट या फिर राज्यसभा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर हैं एताना बोनामाटी हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अगर बात करें कि यह कहाँ प्रदान किया जाता है, यह अवार्ड जो है स्पेन मेड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है मेड्रिड में प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो है महिला के क्षेत्र में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो महिला में एताना बोनामाटी को दिया गया है। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये स्पेन की फुटबॉलर हैं, ये हैं एताना बोनामाटी, ठीक है। अगर बात करें कि पुरुष में किसे दिया गया है, तो पुरुष में दिया गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के क्या है? टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो महिला में किसे दिया गया है? एताना बोनामाटी को, जो कि स्पेन की हैं। और पुरुष में किसे दिया गया है? तो दिया गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर बात करें कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच। इन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? तो 24 जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अवार्ड किसे दिया गया है? तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। जबकि भारत में हॉकी की सर्वश्रेष्ठ महिला अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह सलीमा टेटे को दिया गया है, जो कि झारखंड से संबंधित है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। जबकि लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा का जो है 6ठा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का जो 6वां करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ इसका 6वां संस्करण किया गया है आयोजन नई दिल्ली में। इसे जो है ICDRI भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन को ICDRI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करें CDRI संस्था की गठन किसने किया था? तो भारत ने किया था। कहाँ पे किया था? तो न्यूयॉर्क में किया था। CDRI की संस्था का अगर हेडक्वार्टर या सचिवालय पूछे कहाँ पे है, तो यह नई दिल्ली में है। यह है CDRI, जिसे कहते हैं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, जिसका 6ठा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। भारत में जो है 2 संगठनों का मुख्यालय है। एक तो मैंने बता दिया CDRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जबकि एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो 2 ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत में है, एक तो ISA और दूसरा CDRI, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा है G20 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका होस्ट होगा ब्राज़ील। जबकि G20 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो अपने भारत में हुआ था। COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो COP 28 2024 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, UAE में हुआ था। जबकि COP 27 का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था, तो शर्म अल शेख में किया गया था। और यह शहर कहाँ पे है, तो यह शहर है मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पर होगी, तो यह नई दिल्ली में होगी। और कब होगी, तो किस सन में, तो 2024 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा करी है, तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटन ग्रह, टाइटन उपग्रह पे। तो टाइटन उपग्रह किसका उपग्रह है, तो यह शनि का उपग्रह है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन यह नासा के द्वारा भेजा जाएगा, जो कि इस USA की स्पेस एजेंसी है। ड्रैगन फ्लाई जैसे आप सभी को नाम से दिख रहा है, तो इसकी आकृति कैसे होगी, तितली की तरह, यानी ड्रैगन फ्लाई की तरह होगा। और यह मिशन जो है किस ग्रह के लिए भेजा जाएगा, तो शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के लिए भेजा जाएगा। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। इसी के अध्ययन के लिए जो है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन भेजा जाएगा। और यह कब भेजा जाएगा, तो 2028 में भेजा जाएगा। अगर बात करें कि क्या टाइटन के लिए कभी कोई मिशन भेजा गया था, तो हाँ जरूर भेजा गया था, और वो भी अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। यह है ड्रैगन फ्लाई आपका मिशन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन है, ये आप देख सकते हैं, जो कि इसकी आकृति कैसी है, ड्रैगन फ्लाई की तरह। फोबोस और डीमोस जो है किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो यह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और सबसे छोटा अगर पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो यह मंगल ग्रह का ही है। कौन सा है, तो डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह। कैसनी मिशन जो है किस उपग्रह के लिए भेजा गया था, तो यह भेजा गया था टाइटन के लिए। मैंने अभी बताया कि अभी जो है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन भेजा जा रहा है टाइटन के लिए। उससे पहले भी एक मिशन भेजा गया था, कैसनी मिशन, और इसने जो है बताया था कि टाइटन पे जो है मीथेन के झील पाए जाते हैं। अगर बात करें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यह टाइटन है, ये आपको याद रखना है। और यह मिशन भी किसके द्वारा भेजा गया था, तो यह भी जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था LPM 3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चांद के साउथ पोल पे कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। लॉन्च 14 जुलाई को, पहुंचा कब था, तो 23 अगस्त को पहुंचा था। चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। आदित्य L1 किस रॉकेट से भेजा गया था, तो आदित्य L1 मिशन जो है PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया था। और यह किस पॉइंट पर जाकर स्थापित हुआ था, तो L1 पॉइंट पर स्थापित हुआ था। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता, वहीं पर आदित्य L1 को स्थापित किया गया था। L1 पॉइंट जो है इसी तरह से 5 पॉइंट है। L1 यहाँ पे हो जाता है, L2 जो है पृथ्वी की इधर हो जाता है, L3 यहाँ पे हो जाता है, L4 ऊपर हो जाएगा, और L5 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो L जो पॉइंट है इसे लंगराज पॉइंट कहते हैं। तो लंगराज पॉइंट कितने हैं, तो 5 लंगराज पॉइंट है, ये आपको देख सकते हैं, ये आपको याद भी रखना है। अगर बात करें NBS-01 यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यह सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह क्या नाम है, तो NBS-0M है। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। 6वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है, तो वोटर इन क्यू ऐप का मतलब होता है कि जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को लाइन में खड़े होने में प्रॉब्लम है, या फिर वो सोचता है कि मुझे जो है इतना देर लाइन में खड़े होने से कोई मतलब नहीं है, मैं जाऊं वोट डाल के चला आऊं, तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर आप देख सकते हैं
कि कितनी भीड़ अभी जो है मतदान केंद्र पर है। तो इसे आप ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। जब भीड़ खत्म हो जाएगी ऐप पर आपको सूचित किया जाएगा। इसके बाद आप जो है जाकर अपना वोट तुरंत डाल के अपने घर वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। और मतदान केंद्र की भीड़ की जानकारी के लिए यह जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा जो है कितने चरण में होना है? तो 7 चरण में होना है। और इसका रिजल्ट कब आएगा? तो 4 जून को आ जाएगा। देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इन कोर ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग के बारे में अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप जो लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इन कोर ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नो योर कैंडिडेट ऐप, यह भी चुनाव आयोग ने। सक्षम ऐप, यह भी चुनाव आयोग ने। और स्वीप ऐप और इसके साथ सी विजिल ऐप। तो ये सभी जो है पांचों ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। एक है बूथ राब्ता ऐप, यह किसने लॉन्च किया है? तो बूथ राब्ता ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। 7वां प्रश्न है, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वंस टू नो। यह जो है पुस्तक फिल्म है जिसे जो है ला सिनेफ में शामिल किया गया है। अगर बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल, यह जो है कहाँ पर होता है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जाता है। इस बार 77वें क्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो है भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है जिसका नाम है सनफ्लावर बेयर फर्स्ट वंस टू नो। जिसमें जो है इस मूवी में स्टोरी क्या बताई गई है? एक बुजुर्ग महिला है जो कि गाँव की जो मुर्गा होता है उसको चोरी कर लेती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग महिला है वो मुर्गा चोरी करता है और इसी के आसपास पूरी कहानी घूमती है जिसका मेन उद्देश्य क्या था? तो आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर बेयर फर्स्ट वंस टू नो। स्टोरी मैंने बता दिया, बुजुर्ग महिला है जो कि मुर्गा चोरी करती है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो चित्रानंद नायक है। और यह जो है ला सिनेफ सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। तो ला सिनेफ सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो आप सभी बस सनफ्लावर्स याद रखेंगे। ठीक है, और इसके डायरेक्टर को भी याद रखेंगे, चित्रानंद नायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेस्ट फीचर फिल्म का नेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी को। इसके बाद है 96वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ब्राह्मी फेल को दिया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में की गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्यों लॉन्च की गई है? क्योंकि ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसको कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो CSIR नई दिल्ली में किया गया है। CIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। जिसके अध्यक्ष पूछे कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष खुद PM होते हैं, जो वर्तमान में PM रहेंगे वही जो है CSIR के अध्यक्ष होंगे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 को हुई थी। अगर बात करें CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को चुना गया है। यह है क्लाइमेट क्लॉक जो कि भारत की सबसे बड़ी घड़ी है। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? तो भारत की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी स्थापित हुई उज्जैन महाकाल मंदिर में। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है भारत के द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है? तो यह CSIR देता है। और किस क्षेत्र के लिए देता है? तो साइंस और टेक के लिए देता है। अगर बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना किसके जन्मदिन के पर किया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर जी की याद में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो CSIR के द्वारा दिया जाता है, साइंस और टेक के क्षेत्र में। ठीक है, बिधान चंद्र राय
पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह डॉक्टरेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। लोकेश गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे, गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। जबकि चमेली अवार्ड आप सभी को बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चमेली अवार्ड संबंधित है पत्रकारिता से। तो दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यूपीआई स्विच लॉन्च किया है रोजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। इसके बारे में अध्ययन करें तो यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो रोजर पे और एयरटेल ने मिलकर किया है। ये आपको याद रखना है। और इन दोनों ने ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई स्विच लॉन्च किया गया है। इसमें जो है टारगेट रखा गया है 10,000 रुपये की लेन देन प्रति सेकंड में हो जाए। तो याद रखना है, यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? रोजर पे, और साथ में हेल्प कौन कर रहा है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक हेल्प कर रहा है। इसमें जो है प्रति सेकंड जो है 10,000 रुपये की लेन देन को सुविधापूर्ण बनाना है। अगर बात करें टर्बो पे किसने लॉन्च किया है? तो टर्बो पे लॉन्च किया है रोजर पे ने। ठीक है। अभी हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को चुना गया है। एनसीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किशोर मकवाना जी को चुना गया है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पावुलुरी सुब्बा राव जी को। ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करें तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? पावुलुरी सुब्बा राव जी को दिया गया है। और इन्हें जो है अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि पावुलुरी सुब्बा राव जी जो है किसके संस्थापक हैं, या यस सुब्बा राव जी किसके संस्थापक है? तो आनंद टेक्नोलॉजी के संस्थापक है, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज करती है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? एस सुब्बा राव जी को दिया गया है। भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। इस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, किस मानवतावादी अवार्ड किसे मिला है? तो किस मानवतावादी अवार्ड किसे मिला है? तो रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, संगीतकार के रूप में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो संगीतकार के रूप में पहला भारत रत्न मिला था सुब्बा लक्ष्मी जी को। और कब मिला था? तो 1998 में मिला था। लास्ट देख लेते हैं, नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों में हुआ शून्य मतदान। तो याद रखना है, नागालैंड के जो पूर्व में 6 जिले हैं वहाँ पे शून्य मतदान, यानी वहाँ पे वोट देने कोई नहीं आया। ठीक है। तो वोट देने कोई नहीं आया किस राज्य में? तो नागालैंड में आया था। अगर बात करें कितने जिलों में? तो 6 जिलों में कोई मतदान करने ही नहीं आया। तो स्टूडेंट आप सभी मतदान करने जरूर जाए। जिसके क्षेत्र में जिस क्रम का लोकसभा चुनाव हो वहाँ पे जरूर मतदान देने जाएं। इससे जो है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने देश के लिए निर्णय लेने का यही हमारा सबसे अच्छा साधन होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।